हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। यानी इसमें हम पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। तो आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो मानव अस्तित्व यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड किसी भी देश का जीवन खतरों से भरा हुआ है, यानी हर समय थ्रेट ही होता है। ह्यूमन लाइफ को भी थ्रेट है और देश की कंट्री को भी थ्रेट होता है। अब वो थ्रेट कैसे भी हो सकता है, किसी और दूसरी कंट्री से भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से भी हो सकता है, टेररिज्म से भी हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है। तो खतरों से भरा हुआ है। सुरक्षा की चर्चा में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो मूल मूल्यों को खतरे में डालती है। मूल मूल्य क्या है? मूल मूल्य हमारे स्वतंत्रता। आगे चल के हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद क्या है कि क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता। और एंड में क्या आती है? संप्रभुता। संप्रभुता। ठीक है। आगे चल के इनका नाम आएगा नीचे। सुरक्षा का तात्पर्य खतरों से मुक्ति, यानी सुरक्षा एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें कोई खतरा नहीं है। प्रत्येक प्राणीगत तत्व के लिए सुरक्षा आवश्यक है, यानी जिसके अंदर लाइफ है उसके लिए सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि किसी भी तत्व के नष्ट होने से पूरी प्रणाली नष्ट हो जाती है। सॉरी, प्रणालीगत मतलब कि जैसे हमने ऊपर बताया ना, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, इन तीनों के लिए सिक्योरिटी जरूरी है। मान लो कि हमारी सोवरेनिटी चलेगी। संप्रभुता क्या होती है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी जो डिसीजन है उनको इंडिपेंडेंट लिख सके, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर वही हमारी इंस्टीट्यूशनल जो फ्रीडम है वो चली गई, संप्रभुता वाली सुरक्षा हमारी चली गई, स्वतंत्रता हमारी चली गई, तो उससे क्या होगा, बाकी चीजों की स्वतंत्रता भी ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि हर प्रणाली के हर कंपोनेंट, हर चीज की, प्रत्येक प्रणालीगत तत्व की सुरक्षा आवश्यक है। सुरक्षा को विभिन्न अवधारणाओं में वर्गीकृत किया गया है, जैसे पारंपरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा। इनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पारंपरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है। तो आओ, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा सैन्य धमकियों से होता है, यानी सेना से होता है, किसी दूसरे देश की सेना से। इस खतरे का मूल कारण दूसरा देश है जो सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर संप्रभुता, या आगे ना संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे मूलभूत मूल्यों को खतरे में डालता है। इसके अलावा यह आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालता है कि भाई जब देश पे अटैक होगा तो आम जन की लाइफ को भी तो थ्रेट होगा। ठीक है। युद्ध के खतरे का जवाब देने के लिए सरकार के पास 3 बुनियादी विकल्प होते हैं। क्या? कि आत्मसमर्पण कर दे, कि जैसे ही हमला हुआ कि भैया हमने तो सरेंडर कर दिया, हमसे नहीं हो पा रहा है, कर लो जो तुम्हें करना है। नहीं। दूसरा क्या है कि युद्ध की लागत को ऐसी स्तर तक बढ़ाने की धमकी देकर दूसरे पक्ष पर को हमला करने से रोकना, कि भैया दूसरे वाले पक्ष को बता देना कि अगर तुमने हमला किया तो नुकसान तुम्हारा भी बराबर ही होगा, हमारा तो होगा होगा, तुम्हारा भी बराबर ही होगा। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला हमला करने से थोड़ा रुकेगा। आगे कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ने पर अपनी रक्षा करना, यानी जब एक बार युद्ध छिड़ गया, सामने वाला तो मान ही नहीं रहा, वो तो युद्ध करेगा ही करेगा। तो जब युद्ध छिड़ गया है, तो अपनी रक्षा करने के लिए क्या करना है? हमला भी करना है। युद्ध छिड़ने पर अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सके और हमलावर सेनाओं को पूरी तरह पराजित कर सके, यानी फिर उन्हें डिफीट भी करना है। आगे क्या है कि पारंपरिक सुरक्षा के क्या घटक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये घटक हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला घटक क्या है? निवारण। निवारण क्या होता है कि युद्ध को रोकने संबंधित सुरक्षा नीति को निवारण कहते हैं, कि हम युद्ध होने ही ना दें, होने वाली सिचुएशन से पहले ही उसको हम रोक दें। अगला क्या है? रक्षा। के एक बार युद्ध हो गया तो फिर भैया प्रोटेक्ट करना है। युद्ध को सीमित करने या समाप्त करने से संबंधित सुरक्षा नीति को हम रक्षा कहते हैं। आगे क्या है? शक्ति संतुलन। के भैया बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन बना के चलना है। इसका अर्थ क्या है कि बड़े और छोटे देशों के बीच संतुलन होना चाहिए। सैन्य शक्ति के साथ साथ, मतलब मिलिट्री बैलेंस तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आर्थिक और तकनीकी शक्तियों को बढ़ाकर भी शक्ति संतुलन को बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है। आगे क्या है? गठबंधन के अलायंस कर लेना। गठबंधन राज्यों का एक समूह है जो सैन्य हमलों से बचाव के लिए अपने कार्यों को समन्वय करता है। जैसे गठबंधन का अगर हम एग्जांपल दें, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वॉर्सो पैक्ट और नाटो, वो एक गठबंधन ही था। ये गठबंधन अधिकतर लिखित संधियां होती हैं, यानी रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं। ऐसे नहीं कि वर्बली मुंह से बोल दिया हो गया, नहीं, रिटन होना चाहिए। रिटन लिखित संधियों में औपचारिक रूप से गठित होते हैं और खतरे का स्रोत कौन है इसकी पहचान पर आधारित होते हैं। यानी यही पता होना चाहिए कि हमारा भैया कॉमन एनिमी कौन है, जिसके अगेंस्ट हमने एक गठबंधन, ये अलायंस बनाया है। अन्य देशों की तुलना में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं, यानी दूसरे, मान लो कि हम वीक है और बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में हम अपनी चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते, तो हम अलायंस बिल्डअप कर लेते हैं, हम गठबंधन बना लेते हैं। यह किसी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित होता है। गठबंधन राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनते हैं, यानी सेल्फ जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनके आधार पर बनते हैं, और राष्ट्रीय हितों के परिवर्तन होने में इनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है।
आगे क्या है कि पारंपरिक सुरक्षा और सहयोग के पारंपरिक सुरक्षा को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सहयोग कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पढ़ना कि सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है पारंपरिक सुरक्षा से बचने के लिए। सहयोग को हम गैर पारंपरिक में ही पढ़ेंगे। परंपरागत सुरक्षा में यह मान्यता है कि हिंसा सीमित करने में सहयोग संभव है। ये सीमाएं युद्ध के उद्देश्य और साधनों को से दोनों से संबंधित होते हैं। देशों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें केवल उचित कारणों से ही युद्ध करना चाहिए, अनुचित कारणों से नहीं। क्या बिल्कुल लग ही रहा है कि भैया अब तो हथियार उठाना ही पड़ेगा तो उठा लो, अदरवाइज जब तक बातचीत से काम चल रहा है बातचीत से काम चलाना है। उचित कारणों से ही युद्ध करना चाहिए, जैसे कि आत्मरक्षा या अन्य लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए, यानी वो लोगों की जो होमोसाइड होता है उससे बचाने के लिए। परंपरागत सुरक्षा दृष्टिकोण में सहयोग सभी रूप में शामिल होना चाहिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हम पढ़ेंगे निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण एंड विश्वास निर्माण। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो निरस्त्रीकरण क्या होता है? निरस्त्रीकरण होता है कि भैया जो हमारे लार्ज स्केल पे तहस नहस मचाने वाले बम है उनको हमें छोड़ देना है। निरस्त्रीकरण के लिए सभी देशों को कुछ हथियारों का त्याग करना आवश्यक है, जैसे कि 1972 में क्या आती है, जैविक हथियार सम्मेलन, ठीक है, यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, BWUC। और 1992 में क्या आती है, रासायनिक हथियारों का सम्मेलन, जिसमें न्यूक्लियर वेपन वगैरह आते हैं, CWC। तो इन हथियारों के कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, हथियारों के उत्पादन और कब्जे पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों सम्मेलनों में सभी महाशक्तियां शामिल थी, यानी जितनी भी सुपर पावर्स थी, मेनली तो उस टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर थी, वो शामिल थी। लेकिन महाशक्ति कौन? अमेरिका और सोवियत संघ ने इसको मना कर दिया कि नहीं भैया, समटाइम्स इमरजेंसी के लिए तो रखना ही पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ निरस्त्रीकरण हम क्या लेके आएंगे? हम लेके आएंगे शस्त्र नियंत्रण, यानी बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, कुछ बम आप रख सकते हो। और इसमें हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या एक ट्रिक चली। रासायनिक सामूहिक विनाश के हथियारों, परमाणु हथियारों का त्याग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शस्त्र नियंत्रण की नीति को अपनाया। अब क्या है शस्त्र नियंत्रण? शस्त्र नियंत्रण कह रहा है कि हथियारों के अधिग्रहण और विकास को नियंत्रित करना है, कि कुछ कंट्री रखेंगी, कुछ कंट्रीज डेवलप करेंगे, बाकी कंट्रीज को ना तो उन्हें रखने का अधिकार है ना ही उन्हें डेवलप करने का अधिकार है। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM संधि का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ को परमाणु हमले के लिए रक्षा कवच के रूप में बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने से रोकना था। इन दोनों देशों को रक्षा प्रणालियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन से भी रोका गया, भाई जितनी है उतनी रखो, बाकी आप फर्दर प्रोड्यूस नहीं करोगे। तो इन्होंने कुछ ट्रीटीज भी साइन की, जैसे सामरिक शस्त्र सीमा संधि, आगे क्या है कि सामरिक शस्त्र कटौती संधि, और एंड में क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। तो हम यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि पढ़ेंगे, एनपीटी, ये एक इंपोर्टेंट है। तो एनपीटी में क्या बोला कि एनपीटी एक शस्त्र नियंत्रण संधि है जो परमाणु हथियारों के अधिग्रहण को नियंत्रित करती है, कौन कितने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है। इन्होंने एक कट ऑफ डेट फाइनल कर दी कि भैया 1967 से पहले जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है वही न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, उसके बाद ना तो कोई कंट्री उनको बना सकती है, ना उनको टेस्ट कर सकती है, ना ही हम उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे। तो जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण और निर्माण किया था उन्हें अपने हथियार रखने की अनुमति दी गई, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें इन्हें प्राप्त करने का अधिकार छोड़ना पड़ा था। तो इंडिया ने एनपीटी कभी साइन ही नहीं किया। एनपीटी ने परमाणु हथियारों को समाप्त नहीं किया, बल्कि इन परमाणु हथियारों को रखने वाले देशों की संख्या को सीमित कर दिया। अगला क्या है? विश्वास निर्माण। विश्वास निर्माण क्या है कि अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ मिलिट्री जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, मिलिट्री जो हमारी टैक्टिक्स हैं, उनको शेयर करना, जिससे उन्हें कोई ऐसा ना लगे कि भैया समटाइम्स युद्ध क्यों हो जाता है कि अविश्वास होने पे या शक होने पे हो जाता है, तो उन्हें कोई शक ना हो, जिससे हम वॉर को रोक सकते हैं। पारंपरिक सुरक्षा में भी हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार किया गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने कॉम्पिटिटर या अपने एनिमी के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं, जैसे कि उनकी सैन्य मंशाएं क्या है, उनकी योजनाएं क्या है, उनके पास मौजूदा बलों के क्या क्या प्रकार है और उनकी तैनाती कहाँ कहाँ है। यह कहा जा सकता है कि विश्वास निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिद्वंदी गलत फहमी यानी कोई भ्रांति गलत फहमी में युद्ध ना हो जाए शुरू। पारंपरिक सुरक्षा में बल ही सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा है और सुरक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन भी है, यानी बल ही थ्रेट भी है और बल ही सॉल्यूशन भी है। तो ये लाइन याद रखनी है। आगे क्या है कि सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा है। तो सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा सैन्य खतरों से परे जाकर मानव अस्तित्व की स्थितियों को प्रभावित करने वाले खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला में को शामिल करती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सेना से ही खतरा नहीं है, सेना के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है। तो गैर पारंपरिक में हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यह मानव सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा पर केंद्रित है, जो सुरक्षा के विभिन्न प्रकार है। तो मानव सुरक्षा क्या है? इसका तात्पर्य राज्यों की सुरक्षा से अधिक लोगों की सुरक्षा की। स्टेट को तो प्रोटेक्ट करने करना है, बट स्टेट से ज्यादा किसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है? लोगों की।
यहाँ सुरक्षित राज्य का अर्थ सुरक्षित लोग नहीं है। यानी अगर ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई कंट्री सिक्योर है तो जरूरी नहीं कि उसके लोग भी सिक्योर हों। पिछले 100 वर्षों में विदेशी सेनाओं की तुलना में अपने ही शासन द्वारा अधिक लोगों की हत्या की गई है। मानव सुरक्षा के समर्थकों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि व्यक्तियों को हिंसक खतरों से बचाना, और जो मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा का निर्माण करते हैं। संकीर्ण दो अवधारणाएं होती है मानव सुरक्षा की, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण अवधारणा क्या कहते हैं कि सिर्फ जान बचानी है। व्यापक व्यापक अवधारणा क्या कहती है कि भाई जान तो बचानी बचानी है, बट उनको आर्थिक विस्तार के लिए, उनकी सेहत के लिए भी काम करना है। मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का मानना है कि भूख, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिक लोगों की मृत्यु होती है। इस प्रकार मानवीय मानव सुरक्षा एजेंडा में आर्थिक सुरक्षा और मानव गरिमा के लिए खतरा भी शामिल होना चाहिए। कि भैया हम उनकी जान तो बचाएं बचाएं, पर उनके साथ साथ कुछ आर्थिक सुरक्षा भी तो दें कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके, कि जीना कैसे है। आगे क्या है वैश्विक सुरक्षा। यह विचार 1990 के दशक में आया। वैश्विक स्तर पर व्यापक खतरे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और एड्स तथा बर्ड फ्लू जैसी स्वास्थ्य महामारियां आदि जवाब में सामने आया। इन समस्याओं का समाधान किसी एक देश द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि इनसे निपटने के लिए सभी देशों को व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। चूंकि ये समस्या वैश्विक प्रकृति की है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य हो जाता है। कोई एक कंट्री तो कर नहीं सकती, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी हम पढ़ें क्या, गैर पारंपरिक सुरक्षा और सहयोग। सुरक्षा के लिए कुछ गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि भैया गरीबी एक मुद्दा उभर के आ रहा है तो गोली मार के गरीबी खत्म कर दो, ना रहेगा गरीब ना बचेगी गरीबी, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि गैर पारंपरिक सुरक्षा या मानव की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है हर बार सैन्य टकराव किया जाए। सैन्य बल आतंकवाद से लड़ने या मानव अधिकारों को लागू करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से लड़ने, प्रवासन या शरणार्थी आंदोलन का प्रबंधन करने या महामारियों को नियंत्रित करने में इनका कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार अधिकांश मामलों में सैन्य बल केवल स्थिति को और भी खराब कर देंगे। ऐसी रणनीतियां तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हो। यह सहयोग द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है जैसे आसियान में हम करते हैं या ईयू में हम करते हैं, या महाद्वीपीय या वैश्विक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल या ग्लोबल लेवल का भी हो सकता है कि पूरा विश्व उसमें जुड़ जाए। सहयोगी सुरक्षा के अंतिम उपाय के रूप में बल का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, एट द एंड जब फाइनली कुछ सोल्यूशन नहीं बचेगा तो हम बल का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज बल के प्रयोग से बचा जाता है इसमें। अपने ही लोगों को मारने वाली या अपनी आबादी को पीड़ा को अनदेखा करने वाली सरकारों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय बल का प्रयोग को मंजूरी देनी पड़ सकती है। अब हम देखेंगे खतरों के नए स्रोत क्या है। तो खतरों के नए स्रोत क्या है, आतंकवाद हो गए। मानव सुरक्षा के लिए खतरे क्या हो गए हैं कि राजनीतिक अधिकार जैसे बोलने के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता ना देना, आर्थिक और सामाजिक अधिकार ना देना कि भैया आप यही काम करोगे, सोसाइटी में आपका जो स्टेटस है वही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, या उपनिवेशित लोगों, जातीय स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो सबसे पहला खतरा क्या है, आतंकवाद। दूसरा क्या है, मानव सुरक्षा के लिए खतरे। अगला क्या है कि वैश्विक गरीबी, की ग्लोबल लेवल पे गरीबी हो जाना। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हम उत्तरी कंट्रीज उन्हें कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, और दक्षिणी कंट्री उन्हें कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील कंट्रीज है। तो उससे क्या हो रहा है कि विकासशील कंट्रियों से लोग उत्तर की तरफ जाते हैं जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है। वैश्विक गरीबी उन देशों में पाई जाने वाली स्थिति को दर्शाती है जिनकी आय कम है और आर्थिक विकास दर भी धीमी है। यहाँ लोगों के लिए असुरक्षा का एक और कारण है, यानी आर्थिक असुरक्षा बाकी सारी सुरक्षा को ही प्रोड्यूस करती है। विश्व की आधी आबादी केवल 6 देशों में रहती है। कौन कौन से, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। जबकि अगले 50 वर्षों में गरीब देशों की आबादी 3 गुना होने की आशंका है। इसी अवधि में अमीर देशों की आबादी कम हो जाएगी। यानी गरीब लोगों की संख्या और बढ़ जाने वाली है, अमीर लोगों की संख्या घटने वाली है। तो उससे क्या होगा कि इन देशों पे और प्रेशर पड़ेगा और उनके रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा, तो उससे और क्या होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की, सुरक्षा के लिए मुद्दे क्रिएट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट पॉइंट क्या है कि भारत की सुरक्षा नीति। तो इसमें याद क्या रखना है कि भारत के सुरक्षा के मुख्य 4 घटक हैं। क्या, कि सैन्य समझाओ को मजबूत करना है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना है, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संस्थानों को मजबूत करना है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को जिसको सब फॉलो करें, सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना, ये आंतरिक भी हो सकती है बाहरी भी हो सकती है। अगला क्या है कि अर्थव्यवस्था का विकास करना, क्योंकि सारी चीज़ों की जड़ तो अर्थव्यवस्था ही है ना। जब हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी सिक्योरिटी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर था, ये फिनिश हो गया है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। इसके जो नोट्स है, पीडीएफ फाइल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक मिल जाएगी। और जल्दी हम इनके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर समझने और याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ओके, थैंक यू।